नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं 1 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो है कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय सलाहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता योजना को है उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो ये 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए, मतलब हर साल 500 करोड़ रुपए इसमें बजट से आवंटित किए जाएंगे। तो ये देखिए केंद्र क्षेत्र की योजना है। फिर नई परियोजनाएं इसमें स्थापित की जाएंगी, मौजूदा संयंत्रों का विस्तार किया जाएगा और कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहकारी समितियों को ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत 4 वर्षों की अवधि में खुले बाजार से अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का उपयोग इसमें किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी जो है वही NCDC, मतलब राष्ट्रीय सलाहकारी विकास निगम, ये होंगे। फिर इसमें दीर्घकालिक ऋण भी दिया जाएगा और कार्यशील पूंजी के लिए भी ऋण इसमें दिया जाएगा। अब देखिए योजना के लाभ क्या क्या होंगे। सामाजिक आर्थिक अंतर समाप्त होगा, ये पता ही है ना, ये रिपीट होता रहता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। राष्ट्रीय सलाहकारी विकास निगम जो है वो 1963 में एक वैधानिक निगम इसको के रूप में स्थापित किया गया था सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। अब देखिए कांडला पत्तन पर स्वदेशी रूप से निर्मित ग्रीन हाइड्रोजन विद्युत संयंत्र ये चालू कर दिया गया है। तो देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। तो ग्रीन हाइड्रोजन है वो सौर, पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त करते हैं, मतलब उसका उपयोग करके बिजली प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है विद्युत जो अपघटन है, इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। मतलब O2 जो है उनको O+H, मतलब H2O को, तो O2+H इसमें हाइड्रोजन को इसमें विभाजित किया जाता है। इसके बाद देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो उपयोग जो है सबसे पहले इस्पात उद्योग में ब्लास्ट फर्नेस में कोकिंग कोल की जगह इसका ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। रिफाइनिंग और उर्वरक संयंत्रों में अमोनिया और मिथनॉल उत्पादन में जीवाश्म ईंधन पर आधारित हाइड्रोजन की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करना। फिर इसमें परिवहन पर भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग करके हम लोग परिवहन क्षेत्र में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ऊर्जा भंडारण और ग्रिड संतुलन पर भी इसकी मतलब मांग देखी जा रही है। इसके बाद इसके समक्ष चुनौतियां क्या क्या। आर्थिक रूप से व्यवहार्यता इसकी बहुत दिक्कत कर रही है, मतलब इसकी जो वर्तमान लागत है वो $4 से $6 प्रति किलोग्राम है, जो कि बहुत ज़्यादा है। फिर हाइड्रोजन भंडारण में कठिनाई भी हो रही है क्योंकि इसको हाई प्रेशर वाले टैंक और क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ठंडे तापमान की। संसाधन की कमी भी हो रही है कि प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन हेतु 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है उत्पादन के लिए। ऊर्जा स्रोत में भी अगर हम लोग देखें तो विद्युत अपघटन में प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए 48 किलोवाट बिजली की आवश्यकता होती है। तो हम लोग इसमें आगे की राह में क्या क्या अगर देख सकते हैं तो सबसे पहले है कि लागत को कम करना। इसमें GST दर को हम लोग इसमें कम कर सकते हैं। लागत कम करने वाली ओपन एक्सेस विद्युत और हरित ऋण आदि हम लोग इस पर उपलब्ध करा सकते हैं। फिर प्रोत्साहन में हम लोग देखें तो हरित इस्पात के लिए PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है उस पर हम लोग इसको कर सकते हैं। फिर अगर वित्त पर देखें तो 2030 तक $1 बिलियन का निवेश हमें इस पर करना चाहिए। फिर बाजार निर्माण में अगर इसमें देखें तो कुछ क्षेत्रकों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन क्रय संबंधी बाध्यता लागू करनी चाहिए जिससे इसकी मांग ज़्यादा बढ़े। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में हम लोग देखें तो भारत जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव को उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है भारत को। 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसके जो घटक है इसमें बोल रहे हैं स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, मतलब साइट्स कार्यक्रम। ये इलेक्ट्रोलाइजर को के घरेलू विनिर्माण का समर्थन करता है, मतलब हम लोग हमारे देश में इलेक्ट्रोलाइजर बनाया जाना चाहिए। फिर इसमें पायलट परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन हब का विकास करना, ये सभी जो है वो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी है। तो देखिए कैबिनेट के निर्णय की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला है कि एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन अवसंरचना पर निवेश किया जाएगा जिसमें 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। फिर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, इसमें राष्ट्रीय परीक्षण और अवशोधन प्रयोगशाला बोर्ड, ये सभी का जो है ना, इन सभी पर समर्थन इन सभी को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के बारे में देखें तो केंद्र क्षेत्र की योजना है, मतलब सारा पैसा मोदी सरकार ही देंगे। फिर इसमें जो केंद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है 2017-18 से। इसमें आधुनिक अवसंरचना तैयार करना इसका लक्ष्य है। मांग आधारित योजना है, मतलब जो किसी राज्य, जिले, फसल या क्षेत्र पर विशेष आधारित योजना नहीं है। इसमें जितना मांग होगा उसके आधारित इस पर दिया जाएगा, जैसे मनरेगा है ना।
अब देखिए हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संसद से अयोग्यता पर निर्णय लेने संबंधी अध्यक्ष के अधिकार पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की है। मतलब अभी जो पाडी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य हुआ है, मतलब मामला जो चला है 2025 में, उसमें अध्यक्ष द्वारा की गई काफ़ी देरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गंभीरता से लिया गया है। तो निर्णय क्या दिया गया इसमें? निर्णय है कि विधानसभा अध्यक्ष की निष्क्रियता की आलोचना की गई है। अध्यक्ष को एक अधिकरण के रूप में कार्य करते हुए कार्यवाही को लंबा नहीं खींचना चाहिए, इसलिए कोर्ट ने ये कहा है। विलंब से 10वीं अनुसूची का उद्देश्य जो है वो विफल हो रहा है। इसमें अब देखिए 1-2 केस याद करना है हम लोगों को, जैसे किहोतो होलोकन बनाम जाचुलीवाद, किहोतो होलोकन बनाम जाचिलूवाद। इसमें 1992 में कहा गया था कि अध्यक्ष जो है ना वो एक अधिकरण की तरह काम करता है और उसके अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटियों के मामले में उसका निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। इसके बाद जो है वो कृष्ण मेघचंद्र सिंह वाद 2020, इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया कि वह अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर 3 महीने के भीतर निर्णय करे। तो देखिए सांसदों या विधायकों की अयोग्यता संबंधी अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो 7वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून इसके अंतर्गत आती है, जिसे संविधान के 52वां संविधान संशोधन जो 1985 है उसके अंतर्गत इसे लाया गया था। अध्यक्ष सभापति को निर्भीक और शीघ्र निर्णय लेने का दायित्व सौंपा जाता है। इसके आधार क्या क्या होंगे? सबसे पहला आधार है कि दल जो है वो अपनी त्यागता से मतलब स्वच्छता से त्यागपत्र दे दे अपने दल से कोई भी सदस्य, पार्टी व्हिप का कोई सदस्य उल्लंघन करे, निर्दलीय रूप से निर्वाचित सांसद या विधायक किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, मनोनीत सदस्य सांसद या विधायक बनने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। अच्छा, व्हिप मतलब होता है कि पार्टी का कोई आदेश, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने का लाइसेंस मिल गया है। तो ये जो स्टारलिंक परियोजना है ये स्पेसएक्स द्वारा निम्न भूकक्षा में स्थापित उपग्रह समूह सिस्टम है ना, जो वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करता है। इसमें और कुछ है नहीं, मतलब इसमें यही बोला है कि महत्व डिजिटल विभाजन कम करता, आपदा प्रबंधन को बढ़ावा, उभरती प्रौद्योगिकी के लिए समर्थन, सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा में इसका उपयोग, यही सब है। इसका चुनौतियां में अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च लागत है, मांग आपूर्ति या संतुलन बना रहा है इसमें, अवसंरचना संबंधी तकनीकी बाधाएं हैं, फिर डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी इसमें आकर आती है। फिर इसमें आगे की अगर देखें तो उपग्रह आधारित इंटरनेट का उपयोग एक सहायक समाधान के रूप में करना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल मतलब स्थानीय नेटवर्क और इसका भी उपग्रह मॉडल भी साथ में अपनाया जाना चाहिए, जो भारत कर रहा है। आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने पर इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये काम कैसे करता है उन्होंने यही कहा है। सबसे पहले इंटरनेट डिवाइस ये मॉडर्न से सैटेलाइट डिश से कनेक्ट करता है, ये स्पेस सैटेलाइट को, फिर स्पेस सैटेलाइट जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर को कनेक्ट करता है और ये इधर से अपना काम करता है, फिर ये इसको भेजते हैं, फिर इधर ये जाता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ब्लू इकोनॉमी जो है नीली अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र भारत के समुद्री संसाधनों की क्षमता को प्रकट करने का रोडमैप प्रस्तुत करता है। तो ब्लू इकोनॉमी है क्या? समुद्री संसाधनों के साथ सामुद्रिक और तटीय क्षेत्रों में मानव निर्मित अवसंरचनाएं भी इसमें शामिल होती है, जो कि यह आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय संधारियता और राष्ट्रीय सुरक्षा में ये काफ़ी ज़रूरी है। अब देखिए भारत की जो ब्लू इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि भारत की जो 1098 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, क्योंकि 7000 नहीं है, अब 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये भी है भारत की। इसमें चुनौतियाँ क्या क्या आ रही है? तो सबसे पहले चुनौतियों को हम लोग थोड़ा अच्छे से देखते हैं। देखिए इसमें समुद्री जीवित संसाधनों की अगर हम लोग देखें तो इसमें अति मत्स्यन, प्रदूषण, मत्स्य भंडार पर जलवायु का प्रभाव, इसमें पर्यावरणीय चिंताएं इसमें समझ आ रही है। फिर मंत्रालयों के बीच समन्वय में कमी, कोल्ड चेन की कमी, आधुनिक तकनीक की कमी, सीवेज या फिर केज फार्मिंग इसमें ये हो रहा है, तो इसमें तकनीकी और अवसंरचना संबंधी इसमें कमी आ रही है। फिर वित्तीय और निवेश में अगर देखें तो इसमें सीमित ऋण, कम निजी निवेश, कमज़ोर बीमा पैठ, सामाजिक और समानता में देखें तो तटीय समुदायों पर विस्थापन और बेदखली, लाभ और लागत का असमान वितरण, ये सभी जो है समुद्री जीवित संसाधनों पर लागू होते हैं। इसके बाद अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा पर क्या क्या मतलब चुनौतियां हैं? ये समुद्री नितल का क्षरण होता है, चक्रवात का जोखिम बढ़ता है, एकीकृत ढांचे की आवश्यकता है इसमें, विकासशील ट्रांसमिशन अवसंरचना और आयात लागत अधिक होता है इससे, जिससे ये अच्छे से का मतलब लागू नहीं हो पा रही अभी, है ना। दीर्घकालिक वित्त पोषण की कमी हो रही है, जिसके कारण प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। कौशल की कमी, तटीय समुदाय का कम भागीदारी,
इसके बाद है तटीय पर्यटन और धरोहर संरक्षण। इसमें देखिए बंदरगाह का प्रदूषण है, जलवायु से जुड़े चक्रवात, कमजोर केंद्र राज्य समन्वय, उच्च लॉजिस्टिक लागत, सीमित शिप बिल्डिंग क्षमता, कम निजी निवेश और कमजोर वित्तीय मॉडल, उच्च कौशल वाली नौकरियों की कमी, महिलाओं की कम भागीदारी। तो ये सभी मिलकर जो हैं वो एक तरीके से इन सभी की चुनौतियां बनकर उभरी है। तो सिफारिशें क्या क्या दिया है मंत्रालयों ने? मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय करें, ब्लू बॉन्ड मिश्रित वित्त पोषण और सॉवरेन गारंटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जैसे साधनों का उपयोग करें। सफल राज्य स्तरीय मॉडल को बड़े पैमाने पर अपनाना चाहिए, जैसे ओडिशा में महिलाओं के नेतृत्व में सीवेट की खेती, कोची में स्मार्ट पोर्ट और अंडमान द्वीप समूह में इको टूरिज्म। ये सभी जो हैं ये मतलब सफल राज्य स्तरीय मॉडल है, इनको बड़े पैमाने पर अपनाया जाना चाहिए। अब देखिए हम लोग अन्य खबर की ओर देखें तो क्रोमर रक्त समूह एक जो है ना वो नए दुर्लभ रक्त समूह की खोज की गई है। तो ये जो क्रोमर रक्त समूह है, लाल रक्त कोशिकाओं पर पाए जाने वाले एंटीजन का समूह है। ये एंटीजन जो है वो डीके एक्सलरेटिंग फैक्टर या CD55 पर मौजूद होते हैं। अच्छा, कोई भी रक्त प्रकार को दुर्लभ तब माना जाता है जब वो 0.1% आबादी में मौजूद हो, है ना। अब चलिए ना आभा आईडी। आभा जो है वो रोग, अभी इन्होंने ये कहा है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के सभी मरीजों के लिए रोगी पंजीकरण के साथ साथ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है, यानी आभा आईडी। ये देश भर में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी मतलब सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वीकार किया जाएगा और इसमें स्वैच्छिक ऑप्ट आउट की फैसिलिटी भी है। मतलब कि अगर इसमें मरीज चाहे तो वो खुद से भी अपना नंबर को अस्थायी रूप से हटा सकते हैं या निष्क्रिय करने का अनुरोध कर सकते हैं। ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत लाया गया था, है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर हम लोग देख रहे हैं तो प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट जो 17A है वो प्रोजेक्ट 17 जो शिवालिक क्लास है उनकी ये अगली कड़ी है। तो प्रोजेक्ट 17A जो है वो नीलगिरी क्लास है। इसमें हिमगिरी को अभी हाल फिलहाल में सौंपा गया है, हिमगिरी फ्रिगेट को, जो कि स्वदेशी है। प्रोजेक्ट 17A स्वदेशी है ना। अपर न्यायाधीश एडिशनल जजेस, ये राष्ट्रपति जो है वो उच्च न्यायालय में एडिशनल जजेस की नियुक्ति करते हैं। ये अनुच्छेद 224 के तहत जो है वह अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है और नियुक्त न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक ही पद पर बने रह सकते हैं। देखिए 2 वर्ष मतलब 60 के वर्ष पर रिटायर होंगे तो 2 वर्ष यानी 62 वर्ष की आयु तक ही पद पर बने रहेंगे, मतलब बात एक ही हो गई। नहीं समझे? हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट वो रिटायर का एज वहाँ पर क्या है जजों का 60। तो वो अगर अतिरिक्त मतलब अपर न्यायाधीश की अगर नियुक्ति भी करेंगे तो 2 साल का कार्यकाल इनको दिया जाएगा, मतलब 62 वर्ष की आयु तक ही कर सकेंगे। और यही पर लिखा गया है कि नियुक्त न्यायाधीश जो है 62 वर्ष की आयु तक ही पद पर बने रहेंगे। तो ये बात दोनों बराबर ही होगी ना। कार्यकाल की अस्थायी वृद्धि हो या फिर लंबित मामलों की संख्या अधिक हो तो इसके कार्यभार की मतलब अगर ज़्यादा हो गया या फिर लंबित मामले की संख्या ज़्यादा हो गया तो इसको मतलब लागू किया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को अस्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीशों में 75 और 25, मतलब अस्थायी रहेंगे 75% और अतिरिक्त जो अपर न्यायाधीश हैं वो होगा 25%, उसके अनुपात में रहने की अभी स्वीकृति मिली है। लोकसभा अध्यक्ष के पैनल का नामांकन। अध्यक्षों के पैनल के नामांकन के बारे में अगर हम लोग देखें तो सत्र के आरंभ में या आवश्यकता अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अधिकतम 10 सांसदों को, याद रखिएगा, सत्र के आरंभ में भी या फिर जब मन करे, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अधिकतम 10 सदस्यों के अध्यक्ष के पैनल के रूप में नामांकित कर सकती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में पैनल में नामित कोई भी सदस्य सदन की अध्यक्षता कर सकती है, लेकिन ये तब कर सकती है जबकि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अनुरोध किया गया हो और अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष द्वारा अनुरोध किया गया हो। ये प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली की धारा 9 में कहा गया है ना। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है कि लोकसभा जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है अगर, तो पैनल के सदस्य जो है वो सदस्य की अध्यक्षता नहीं कर सकते। ऐसे में राष्ट्रपति किसी सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेंगे, है ना। तो याद है, ये इम्पोर्टेंट वाली बात थी। अब देखिए डार्विन ट्री ऑफ लाइफ। तो ब्रिटेन और आयरलैंड में पाई जाने वाली 70,000 यूकेरियोटिक प्रजातियों के जीनोम का अनुक्रमण करता है ये प्रोजेक्ट जो है डार्विन ट्री ऑफ लाइफ। तो डार्विन ट्री ऑफ लाइफ जो है वो अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट के कई पहलों में से एक पहल है ये। तो ये अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट है क्या, ये एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा क्रियान्वित की जा रही है
इसका लक्ष्य जो है वह 10 वर्षों की अवधि में पृथ्वी पर मौजूद सभी यूकेरियोटिक प्रजातियों के जीनोम का अनुक्रमण, वर्गीकरण और लक्षण वर्णन करना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर जाते हैं। इसमें है भारत बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल। रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां जो सम्मेलन है वो जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, वही सम्मेलन में आर्द्रभूमि संरक्षण पुनरुद्धार के लिए भारत बर्मा राष्ट्रीय क्षेत्रीय पहल ये किया गया है। वैसे भारत बर्मा नहीं है, इसमें इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसमें जो देश है वो भारत नहीं है, याद रखिएगा। इसमें देश है कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। अब देखिए, भारत बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल में आयुष्मान की ब्रिज परियोजना के अंतर्गत ये समर्थित किया जाता है। ब्रिज जो है वो बिल्डिंग रिवर डायलॉग एंड गवर्नेंस। अब चलिए हम लोग देखते हैं फ्लैगेलिन क्या है। यह भी एक अध्ययन में आंत में एक नई सेंस या इंद्री का सुझाव दिया गया है जिसका संबंध माइक्रोबायोम से बताया जा रहा है। तो फ्लैगेलिन जो है वो माइक्रोबायोम के भीतर बैक्टीरिया के फ्लैगेला और फ्लैगेलेनिन नामक प्राचीन प्रोटीन उत्सर्जित करता है। ये बस इतना जानना है ना। इसके बाद देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बताते हैं। अभी 500वीं उनकी जयंती मनाई गई है। इसका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। वास्तविक नाम जो है तुलसीदास जी का वो राम बोला दुबे था। ये अकबर के समकालीन थे और अवधि में रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास ने। फिर इनका और जो साहित्यिक रचनाएं वो हैं दोहावली, साहित्य रत्न या रत्न रामायण, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका, ये सभी किसने कहा था रचना की है? गोस्वामी तुलसीदास। तो ये बस याद ध्यान रखिएगा। आज का खबर यहीं तक था। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स वीडियो पर। तब तक ध्यान रखिएगा। नमस्कार।